बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एपिडेमियोलॉजी। तो ये वन ऑफ द टॉपिक्स है जो कि मुश्किल समझा जाता है कम्युनिटी मेडिसिन में। एक तो ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा अजीब सा भी है, बट इट हैज़ एन एससीक्यू। और इसमें से अच्छी बात यह है कि सिलेक्टिव सा आता है। और आप जब तैयारी करें तो कोशिश करें कि इसको आखिर के अंदर रखें, क्योंकि अगर आप शुरू में रखेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है और थोड़ा सा आपका माइंड भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। बट आप थोड़ा सा, मैं इसको कोशिश करूँगा आसानी से समझाने की कोशिश करूँ इजी वर्ड्स के अंदर। सो अगर आपको टाइम ना मिले प्रॉफ के अंदर तो आप बस कोशिश कीजिएगा कि इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको लगवाऊँगा वो आप कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपी दैट मीन्स अमंग, डेमोस पीपल इन लोगोस स्टडी। सो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, इसकी डेफिनेशन भी एससीक्यू के अंदर आई हुई है, कंपोनेंट्स भी आए हुए हैं और यूजेस भी आए हुए हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपने याद करनी है। सो इसको जो डेफिनेशन इसकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ये चैप्टर नंबर 3 है एपिडेमियोलॉजी का एक्सेल से। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स of health related states or events in specified population or application of the study to control of health problems. So मैंने इसको थोड़ा सा आसान किया हुआ है। अगर आप इसके नीचे कंपोनेंट्स देखें तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 Ds: डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। तो मैंने इसकी डेफिनेशन को इस तरह लिखा हुआ था कि इट डील्स विद द इंसिडेंस, या फ्रीक्वेंसी कर लें, इट डील्स विद द फ्रीक्वेंसी, distribution and the determinants of disease with the possible control of disease, या फिर आप इसको with the positive relationship to the health related states of events। मतलब आप इसकी कोई डेफिनेशन ना कंपोनेंट से बना लें, deal with the incidence, distribution of disease and determinants of disease, और in a specified population, और साथ आप ये पॉइंट ऐड कर लें कि and application of the study to the control of health problems। तो 3 इसके हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है डिजीज़ की, डिसेबिलिटी, डेथ वगैरह कितनी हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन को ये डील करता है बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़, रिस्क फैक्टर कौन से। एम्स क्या होते हैं एपिडेमियोलॉजी का? एक तो ये ऊपर वाले हो गए ना, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स। एक है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ, इटोलॉजिकल फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के लिए इसके साथ साथ डाटा हमें प्रोवाइड करता है फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन वगैरह। तो एससीक्यू में से यूजेस आते हैं इसके। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है दैट इज़ टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, कि डिजीज़ की हिस्ट्री क्या रही है। दूसरा आया कम्युनिटी डायग्नोसिस। कम्युनिटी डायग्नोसिस दफ़ा सेपरेट भी उन्होंने एससीक्यू के अंदर पूछा हुआ है, तो उसको आप रीड कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बाकी बेशक आप हेडिंग्स कर लें। It refers to the identification and quantification of health problems in a community in terms of mortality and morbidity rates and ratios। अब कम्युनिटी डायग्नोसिस नाम से आपको पता लग रहा है कि कम्युनिटी के अंदर हम आइडेंटिफाई करें डिजीज़ को, और इसको हम किन के टर्म्स के अंदर, मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स एंड रेशो की बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स को। तो ये हमारे पास कम्युनिटी डायग्नोसिस हो जाता है। तो ये हमें हेल्प करता है कि जो कम्युनिटी के अंदर डिजीज़ कंट्रोल है, प्रिवेंशन है या इवैल्यूएशन है, उसको हम बेहतर तरीके से कर सकें, या एक कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज़ प्रेवेल की हुई है उसके बारे में हमें बेहतर तरीके से नॉलेज मिल सके। तो हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, कम्युनिटी डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल रिस्क, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, और कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, सर्चिंग फॉर कॉज एंड रिस्क फैक्टर। इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स भी और जो कलेक्टिव जो रिस्क फैक्टर हैं डिजीज़ के, वो भी हम फाइंड करते हैं। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डिफ़ाइन हम कैसे करते हैं? डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी टू कंट्रोल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमारे पास 3 इसके कंपोनेंट्स हैं: डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, डिजीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। हमारे पास इसकी एप्लीकेशन या यूजेस क्या हैं? स्टडी ऑफ डिजीज़, हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं। कम्युनिटी डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड एवैल्यूएशन, इंडिविजुअल रिस्क एंड चांसेस, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन, कंप्लीटिंग द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ एंड सर्चिंग फॉर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। ये बस रिपीट मैंने इसलिए कराया क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अंदर नहीं लिखी हुई। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कैन बी यूज टू डिफाइन एंड रीडिफाइन सिंड्रोम्स, ठीक है। और
इसके अंदर आगे हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच और मेजर्स हैं और टूल्स हैं, इसको हम बस अपने रीड ही करना है। मैं आपको इसका ओवरव्यू देता रहता हूँ, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। अब हमारे पास जो हमारी एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच होती है, बेसिकली दो फाउंडेशन होती हैं, दो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक है कि आप क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों से और दूसरा आप कंपैरिजन करते हैं। तो फाउंडेशन एपिडेमियोलॉजी की दो चीज़ों पे है। एक नंबर वन, आप क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड, वेयर डिड हैपन, हु आर अफेक्टेड, व्हाई डिड हैपन, क्या, कितना, कहाँ, क्यों, कौन, ये तमाम चीज़ें आप पूछ सकते हैं। और फिर आप देखें कि क्या रिलेटेड हेल्थ एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या एक्शन आप लेंगे कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, कौन से एक्शन आपने लेने हैं, कौन से आपको रिसोर्सेज रिक्वायर हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी आपको उसको ओवरकम करने में। सो ये डिजीज़ एटियोलॉजी को समझने और उसको इम्प्रूव करने के अंदर बहुत ज़्यादा एक बेटर रोल प्ले कर सकता है अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी मेकिंग कंपैरिजन, सो इसके अंदर हम दो से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। हो सकता है एक को डिजीज़ हो, एक को ना हो। एक को हम जिस तरह जिनको डिजीज़ होती है उनको हम केस स्टडी ग्रुप कह देते हैं, स्टडी ग्रुप कह देते हैं, केस ग्रुप कह देते हैं, वरना जो जिनको डिजीज़ नहीं होती उनको हम कंट्रोल ग्रुप कह सकते हैं। तो ये हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे भी सही। सो बेसिक दो फाउंडेशन है, आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग कंपैरिजन। दूसरा है कि बेसिक मेजर्स इन एपिडेमियोलॉजी, क्या चीज़ें हम मेजर करते हैं। हम मोर्टेलिटी मेजर कर सकते हैं, मॉर्बिडिटी मेजर कर सकते हैं, डिसेबिलिटी मेजर कर सकते हैं, नेटालिटी, हम प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज़ देख सकते हैं, मेडिकल नीड्स को देख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एटोलॉजिकल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन कोई नहीं है, बस रीड करके आगे चलें। टूल्स ऑफ मेजरमेंट, इससे भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप इसको बस रीड कर लें, बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी। सबसे पहले जो हमारे पास टूल आता है दैट इज़ रेट। अब रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अब रेट, एक चीज़ का रेट कितना है। अब डिजीज़ की टर्म के अंदर रेट क्या होगा, इट इज़ अकरेंस ऑफ सम पार्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। चार एलिमेंट्स होते हैं कि एक डिजीज़ कितना, एक पर्टिकुलर इवेंट या एक डिजीज़ एक पॉपुलेशन के अंदर एक गिवन टाइम के अंदर कितना प्रिवेल कर रही है। चार कंपोनेंट्स, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, टाइम स्पेसिफिकेशन होती है और मल्टीप्लायर होती है। अब रेट्स हमारे पास कुछ यहाँ पर गिवन है, हमने डेथ रेट्स लिए हुए यहाँ पर। अब डेथ रेट क्या होगा कि कितनी डेथ्स हो रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। तो नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। इसी तरह डेथ रेट के हमारे पास यहाँ पर दो कैटेगरीज आ रही हैं, एक क्रूड है, एक स्पेसिफिक है और एक एडजस्टेड है। क्रूड में ये है कि हमारे पास ये एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होती हैं और इसके अंदर जो हम पॉपुलेशन लेते हैं या डिनोमिनेटर के अंदर जो पॉपुलेशन हम ले रहे होते हैं वो होल पॉपुलेशन होती है। क्रूड बर्थ रेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ एट अ प्लेस इन अ ईयर। अब ये फॉर एग्जांपल अगर, तो यहाँ पर इसने क्रूड रेट लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर हमने जो डेथ रेट था वो सेपरेट लिखा होता है, उसने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ था। क्रूड रेट के अंदर उसने यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट की एग्जांपल दे दिया इसके अंदर। सो क्रूड बर्थ रेट के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ एट अ प्लेस इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम प्लेस हियर इनटू 1000। ठीक है, अब मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि जब 1 जनवरी के अंदर तो पॉपुलेशन बहुत थोड़ी होती है और साल के आखिर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो हम एक मिड ले लेते हैं। सो क्रूड रेट्स हो सकते हैं, क्रूड बर्थ रेट हो सकता है। इसी तरह स्पेसिफिक रेट्स भी हो सकते हैं। अब स्पेसिफिक रेट्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अब ये जो क्रूड रेट्स होते हैं ये एक ओवरऑल पॉपुलेशन के होते हैं। तो स्पेसिफिक हम कोई रीज़न हमने फॉलो करनी हो, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक कॉज हो या कोई हमने स्पेसिफिक ग्रुप लेना हो या हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड लेना हो, तो उसके लिए फिर हम स्पेसिफिक रेट्स होते हैं। स्पेसिफिक में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, ये तमाम जो है स्पेसिफिक हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये जेंडर स्पेसिफिक है। ठीक है, और ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये एज स्पेसिफिक चीज़ है। तो ये एक स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक कॉज या स्पेसिफिक एज टाइम पीरियड के अंदर हम ये स्पेसिफिक रेट्स ले रहे होते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज रेट्स। ये हम जो है ना ये हमारे पास ओरिजिनल नहीं होते, ऑब्जर्व रेट्स नहीं होते, बट इनको हम ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन या फिर एडजस्टमेंट करते हैं इनके अंदर। मतलब इसके अंदर हम चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इनको हम जो है ना एडजस्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। आगे हम पढ़ेंगे भी सही इंशाल्लाह, बट आप बस ये याद कर लें कि रेट्स के अंदर हमारे पास 3 किस्म की कैटेगरीज आती हैं। क्रूड रेट्स आते हैं,
उसके बाद स्पेसिफिक रेट्स आते हैं और एडजस्टेड या स्टैंडर्डाइज रेट आते हैं। जी हमारे पास हाँ मोर्टेलिटी रेट से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, इसको हमने कर लिया। रेशो में ये होता है कि रेशो आपको पता ही है, दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग वन क्वांटिटी बाय एन अदर। सो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं ना, इसके अंदर हमने रेट के अंदर कुछ देखे थे, अब इसके इस तरह रेशो के हैं। तो न्यूमरेटर इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। मल्टीप्लायर इसमें नहीं होता और कोई टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल रेशो ऑफ वाइट ब्लड सेल्स टू द रेड ब्लड सेल्स 1:600 यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह सेक्स रेशो हो सकती है, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो हो सकती है। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन इंडिकेट्स द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ पार्ट ऑफ अ होल, यानी रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द होल कम्युनिटी या फिर होल कॉम्पोजिशन को हम प्रोपोर्शन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक टोटल पॉपुलेशन है, उसके अंदर से अगर हमने कुछ प्रोपोर्शन ले लिया, कुछ पार्ट ले लिया, सो जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर जिसके अंदर हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है या हमारे पास ग्रुप होता है उसका पार्ट ही होता है, ठीक है। इसको परसेंटेज के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्कैबीज एट अ सर्टेन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अंदर वो स्कैबीज वाले चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, सो उसी टोटल ग्रुप के अंदर से हमने एक प्रोपोर्शन लिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर जो है ना, उसके अंदर हम नंबर ऑफ टाइम्स एंड इवेंट, फॉर एग्जांपल सिकनेस, बर्थ, एपिसोड, एक पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर होता है, वो यूजुअली ले रहे होते हैं। तो डिनोमिनेटर के अंदर हम ज़्यादातर या तो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड ले रहे होते हैं या हम टोटल पॉपुलेशन ले रहे होते हैं। तो ये रिलेटेड टू पॉपुलेशन होता है, रिलेटेड टू टोटल इवेंट्स हो सकता है, पर्सन टाइम हो सकता है, ईयर्स, ठीक है। सब ग्रुप्स के अंदर हम देख सकते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर इसने दो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन भी की हैं, रिलेटेड टू पॉपुलेशन डिनोमिनेटर, रिलेटेड टू द पॉपुलेशन एंड टोटल इवेंट्स। अब पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास मीडियर पॉपुलेशन भी आ सकती है, पॉपुलेशन एट रिस्क आ सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसने एग्जांपल दिया कि जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। सो इसके अंदर हम वो पॉपुलेशन स्पेसिफिक लेते हैं जो कि एट रिस्क है। फॉर एग्जांपल उसने वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज लिया है, तो उसके अंदर उसने स्पेसिफाई कर दिया है एज ग्रुप को, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि अब उसने स्पेसिफाई इस वजह से क्यों किया है, क्योंकि अब एक एज के अंदर ही प्रेगनेंसी हो सकती है ना, तो उसने वो वाली पॉपुलेशन एक ले ली है जनरल फर्टिलिटी रेट के अंदर। इसी तरह अब उसने टोटल इवेंट्स के अंदर बात की। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास जो है ना टोटल पॉपुलेशन लेना इतना जो है ना पॉसिबल नहीं होता या वो सेंस नहीं बना रहा होता, तो वो फिर उस केस के अंदर हम जो डिनोमिनेटर है वो इवेंट्स के केस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्सीडेंट हो गए हैं, सो नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर 100 व्हीकल लेना ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन है रादर देन हम पूरी पॉपुलेशन के अंदर ले लें, क्योंकि हो सकता है कि सारी पॉपुलेशन के पास तो गाड़ियाँ हो ही ना, तो बेहतर रहता है कि हम वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर वो चीज़ ले लें। सो इस केस के अंदर ये है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ के आगे चलें। अब मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी, इसके अंदर कैलकुलेशंस हैं और इसमें से सवाल आ जाया करता है। स्पेसिफिकली सवाल जो आता है वो SMR से तो ज़रूर आ जाता है या फिर केस फर्टिलिटी रेशियो से आ जाता है, तो इसको आप ज़रा अच्छी तरह देख लीजिएगा। सो मोर्टेलिटी, ठीक है, मोर्टेलिटी मींस डेथ, ठीक है। मोर्टेलिटी डाटा जो है वो इजीली जो है वो ऑब्टेन किया जा सकता है और इसका जो बेसिक सर्टिफिकेट होता है उसको हम डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं और वो बेसिस होता है हमारा मोर्टेलिटी डाटा। अब इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है? तो कंप्लीट रिपोर्टिंग इनकम्प्लीट हो सकता है, कुछ हो सकता है डेथ वो रिकॉर्ड ही ना की गई हो, एक्यूरेसी, लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, चूजिंग अ सिंगल कॉज ऑफ डेथ, चेंजिंग कोडिंग सिस्टम, डिजीज़ विद लो फर्टिलिटी, ऐसी चीज़ें जो हैं ये मोर्टेलिटी डाटा की लिमिटेशन के अंदर हैं। अब यूज़ किया जा सकता है मोर्टेलिटी डाटा को ट्रेंड्स देखने के लिए कि कौन सी कॉजेज़ हैं जिस वजह से डेथ हो रही है, कौन सी हमें फर्दर चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशियोज़ की हम बात कर रहे हैं तो क्रूड डेथ रेट हमारे पास पहली चीज़ है, फिर हमारे पास स्पेसिफिक डेथ रेट है, केस फर्टिलिटी है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शंस आ रही हैं। सो इनको आप ज़रा देख लीजिए। क्रूड डेथ रेट हमने यहाँ पर जैसे पहले हमने बात की थी क्रूड रेट्स के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास बर्थ रेट था, यहाँ पर क्रूड डेथ रेट। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ डेथ एट अ प्लेस इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। या आप इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑल डेथ्स पर 1000 एस्टिमेटेड पर मिड ईयर पॉपुलेशन इन अ 1 ईयर इन अ गिवन प्लेस, जैसे आपको अच्छा लगे।
सो क्रूड जो रेट्स होते हैं उनका एक फ़ायदा ये होता है कि ये सिंगल स्टैटिस्टिक के अंदर एक चीज़ को ना पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि डाइवर्सिटी हमें नहीं पता लगती। एक तो एक सिंगल फिगर आ रही होती है, क्या उसके अंदर जो डिफरेंस है बाय पॉपुलेशन, सेक्स, एज, रेस वगैरह, वो हमें नहीं पता लग रहा होता। सो इट इज़ नॉट डाइवर्स। दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक डेथ रेट। अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक आ जाता है कि स्पेसिफिक रेट हमारा क्या आ रहा है। कॉज की वजह से आ सकता है कि किस वजह से जो हमारा डेथ हो रही है, कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल टीबी की एग्जांपल दी हुई है कि टीबी की वजह से कितनी आपके पास डेथ हो रही है पर ईयर। तो नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम टीबी ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। तो ये एक स्पेसिफिक कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट हो गया। इसी तरह टाइम पीरियड हो सकता है, वीकली डेथ रेट हो सकता है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल IMR न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। इसी तरह सेक्स स्पेसिफिक मैटरनल जो है वो मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। सो ये हम पहले भी हमने बात की थी, ये रेट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक रेट्स होते हैं और कुछ क्रूड होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज रेट भी होते हैं। वो भी आगे हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी। तो ये चीज़ हमने पहले पढ़ी थी। अच्छा, अब नई चीज़ यहाँ पर क्या है, केस फर्टेलिटी रेशो या रेट। ठीक है, फर्टेलिटी, फैटल, कितना नुकसानदेह है या कितना फैटल है। केस फर्टेलिटी रेट रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ अ डिजीज़। तो इसमें सिंपल सी बात है, इट इज़ द रेशो ऑफ डेथ टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस, कि कितने केस टोटल रिपोर्ट हुए उनमें से डेथ कितनी हुई है, इसको हम फर्टेलिटी रेशो कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पार्टिकुलर डिजीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड ऑफ द सेम डिजीज इनटू 100। और ये डेफिनेटली वायरलेंस के साथ क्लोजली रिलेटेड, इतनी वायरलेंट डिजीज़ होगी, इतनी डेंजरस होगी, और एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए हम बेसिकली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसके अंदर हम जो है ना जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं उनको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ड्यू टू अ पार्टिकुलर रीज़न और इन अ पार्टिकुलर एज ग्रुप पर 100 या पर 1000। सो हमारे पास यहाँ पर एक फ्रॉम अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से भी हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट निकाल सकते हैं, और एक एज स्पेसिफिक भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम स्पेसिफिक डिजीज़ की हम बात करें तो नंबर ऑफ डिजीज़ ड्यू टू अ पार्टिकुलर डिजीज़ एंड उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इनटू 100। अगर हमने एज स्पेसिफिक निकालना है तो फिर नंबर ऑफ डेथ्स वो स्पेसिफिक एज, फॉर एग्जांपल हम अंडर 5 अगर कंसिडर करें, नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 5 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उस स्पेसिफिक एज ब्रैकेट के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं इन रिलेशन टू द टोटल डेथ्स जो कि उस पीरियड के अंदर हो रही हैं। या फिर अगर हम डिजीज़ स्पेसिफिक देखें तो टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू दैट स्पेसिफिक डिजीज़, जैसे हम पहले टीबी की बात कर रहे थे, इन रिलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो कि पूरी उस ईयर के अंदर हुई हैं, और कितनी डेथ्स उस एक स्पेसिफिक डिजीज़ या रीज़न की वजह से हो रही है, इसको हम स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट कह सकते हैं। सो इसके अंदर दो चीज़ें होंगी। इसकी तरह सर्वाइवल हो गया कि सर्वाइवल रेट, सिंपल सी बात है कि जो लोग सर्वाइव कर गए जब उनको एक डिजीज़ हुई थी या जब डायग्नोज हुआ था, तो उनका एक रेट है। इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइवर्स इन अ ग्रुप स्टडीड एंड फॉलोड ओवर अ period of 5 years. The total number of patients alive after 5 years divided by total number of people that were diagnosed or treated at that particular time before 5 years into 100। यानी टोटल जो हमारे पास नंबर हैं, लोग हैं 5 साल के बाद जो कि ज़िंदा हैं, उसकी रेशियो है इन कंपैरिजन के जिन लोगों को वो डिजीज़ हुई थी। फॉर एग्जांपल अगर कोविड हुआ था तो 5 साल बाद हम देख सकते हैं कि कितने लोग डायग्नोज हुए थे और उनमें से कितने ज़िंदा हैं, तो ये इसका सर्वाइवल रेट आ जाएगा। एडजस्टेड और स्टैंडर्डाइज रेट, अगर हम दो किस्म के डेथ रेट्स को कंपेयर करना चाहें तो विद डिफरेंट पॉपुलेशन, विद डिफरेंट एज कॉम्पोजिशन, तो अब डेफिनेटली हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक तो पॉपुलेशन भी डिफरेंट है, एज कॉम्पोजिशन है, सो एक आइडियल टूल नहीं होगा। सो कंपैरिजन उसी जो है सिचुएशन के अंदर फेयर होगा जब वो कंपेरेबल होंगी चीज़ें। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। स्टैंडर्डाइज हम कैसे करते हैं, तो दो हमारे पास तरीके होते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है।
सो ये आपने ज़रूर देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एज स्पेसिफिक देख रहे हैं कि अगर हमने दो पॉपुलेशन विद डिफरेंट एज कॉम्पोजिशन हमारे पास आएँ तो हमने इनको किस तरह देखना होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है, उसका एज स्पेसिफिक डेथ रेट निकाला जाता है। हमके एज स्पेसिफिक जो डेथ रेट है अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, लाइक IMR, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट वगैरह। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड डेथ निकाल लेते हैं। फार्मूला उसने दिया हुआ है, एज माइनस स्पेसिफिक डेथ रेट इनटू नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एज ग्रुप इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। जब एक्सपेक्टेड डेथ रेट आ जाता है तो फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन का, जो इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इंटू 1000। सो इस तरह जो है ना ये हमारे पास ये डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि हम ये तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक रेट या एज स्पेसिफिक डाटा मौजूद हो, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा ना कि हमें एज स्पेसिफिक डाटा की ज़रूरत है एक्सपेक्टेड डेथ निकालने के लिए, तो उस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट एज स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक SMR आता है और उसके बाद अदर टेक्निक्स आती हैं। SMR इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर मार्क कर लें, इसको आपने ज़रूर देख लेना है कि ये सिंपल एंड द मोस्ट यूज़फुल फॉर्म है स्टैंडर्डाइजेशन की, इसको हम SMR कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास रिलेशनशिप बनता है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ दैट अकर इन दैट स्टडी ग्रुप टू द नंबर ऑफ डेथ दैट वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड टू अकर इफ दैट स्टडी ग्रुप हैड एक्सपीरियंस्ड द डेथ रेट ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। सो सिंपल सी बात है, इसके अंदर SMR में ये होता है कि जो हमारा जो ग्रुप होता है, स्टडी ग्रुप होता है, उसके अंदर हमने देखना होता है कि कितनी डेथ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेथ की बात करें, कितनी डेथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू कितनी डेथ होनी चाहिए थी अगर हमने वो पॉपुलेशन, वो जो स्टैंडर्ड है उसको कंपेयर किया होता किसी भी जर्नल स्टैंडर्ड से, फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल के ऊपर या फिर कोई भी स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर। तो हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर कितनी डेथ हो रही है एज़ कम्पेयर टू कितनी डेथ होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल अगर नेशनल मोर्टेलिटी रेट है, हमने कोई एक ग्रुप सेलेक्ट किया, उसके अंदर हमने देखा है कि कितना मोर्टेलिटी रेट है, तो उसको हम डिवाइड करते हैं एक्सपेक्टेड डेथ जो कि हमारा ओवरऑल एक चल रहा है नेशनल लेवल के ऊपर, उससे हम डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। फिर देखते हैं कि हमारी जो स्टडी पॉपुलेशन है उसके अंदर डेथ ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, ये होता है। तो SMR compares the mortality in study group with the mortality that the occupational group would have if it had experienced the national mortality rate। यानी हमारे जो ग्रुप के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट आ रहा है उसका कंपैरिजन है विद दैट मोर्टेलिटी रेट जो कि ऑलरेडी चल रहा है नेशनल लेवल के ऊपर या जो कोई स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेट है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, SMR इज इक्वल टू ऑब्जर्व डेथ बाय एक्सपेक्टेड डेथ इनटू 100। ऑब्जर्व डेथ हमारी स्टडी पॉपुलेशन के अंदर और एक्सपेक्ट डेथ हमारी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के अंदर या नेशनल पॉपुलेशन जो हमारे केस के अंदर आ रही है। अगर तो हमारी रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 100 आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे स्टडी ग्रुप के अंदर ज़्यादा मोर्टेलिटी आ रही है। अगर उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल जो रेशियो है वो लेस देन वैल्यू जो है वो लेस देन 100 है, तो उसका मतलब है कि हमारी जो स्टडी ग्रुप है उसके अंदर जो मोर्टेलिटी रिस्क है वो कम है। ठीक है, सो अगर हमारी रेशो का फॉर एग्जांपल आंसर है 129, तो इसका मतलब है कि हमारी जो ग्रुप है उसके अंदर 29% ज़्यादा जो है वो रिस्क है डेथ का, मोर्टेलिटी का। सो हमारे पास एडवांटेज होता है ना SMR के अंदर, तो ये तब भी हम कर सकते हैं एडजस्टमेंट अगर हमारे पास एज स्पेसिफिक रेट ना अवेलेबल हो। हमने देखा था डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हमें एज स्पेसिफिक जो है वो रेट ज़रूरत है, इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती थी। अगली जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स है उसके अंदर हमारे पास लाइफ टेबल हो सकता है, रिग्रेशन टेक्निक्स हो सकती हैं और मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो सकते हैं। जैसे हमारा आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो मेजरमेंट्स ऑफ मॉर्बिडिटी इसके अंदर से सवाल आ जाता है आगे फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट्स के अंदर से। तो इसके अंदर से आपने इंसिडेंस बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसकी टाइप्स आप देख लीजिएगा और इसके साथ साथ प्रेवलेंस भी बहुत अच्छी तरीके से, इसका डिफरेंस भी आप देख लीजिएगा और इनके अंदर से सवाल अक्सर आ जाया करता है।
तो मेजरमेंट्स ऑफ मॉर्बिडिटी क्या कहते हैं, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि कोई मॉर्बिड हम पेशेंट किसी को कहते हैं जिसको कोई मसला होता है, किसी को डिजीज़ होती है, पर्सन हैविंग अ डिजीज़. सो मॉर्बिडिटी इज़ डिफाइंड एज एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग. ठीक है. सो तो 3 एस्पेक्ट हम देख रहे होते हैं जब भी हम मॉर्बिडिटी रेट्स या रेशियोज़ की बात करते हैं. डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस एंड सेवेरिटी, ये 3 चीज़ें हम बेसिकली मॉर्बिडिटी जो जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो ये हम मेजर करते हैं. सो सबसे पहले तो हमने जैसे कि हम बात कर रहे थे डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से आ जाते हैं. तो हमारे पास इंसिडेंस आ जाता है, और इंसिडेंस की टाइप्स हैं आगे, और फिर स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट्स हैं, और फिर हम बात करते हैं प्रेवलेंस की. इंसिडेंस जो होता है ना, इट इज़ डिफाइंड एज द न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. यानी इंसिडेंस के अंदर नंबर ऑफ जो न्यू केसेस हैं, नंबर ऑफ न्यू केसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 1000. इसके अंदर पॉपुलेशन जो है ना, मतलब कि पॉपुलेशन के अंदर नए केसेस, पुराने केसेस को हम नहीं देख रहे होते. तो इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या होते हैं, इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द न्यू केसेस. हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो भी गिवन होता है और स्पेसिफाइड होती है पॉपुलेशन. ठीक है. सो ये 2 टाइप्स होती हैं, कॉमुलेटिव इंसिडेंस होता है और एक इंसिडेंस डेंसिटी होती है. सो कॉमुलेटिव इंसिडेंस ये होता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड divided by total population at risk during the same interval into 1000. इंसिडेंस डेंसिटी क्या होती है कि ये एक स्पेसिफिक गिवन टाइम पीरियड के अंदर इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ गिवन डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन. सो इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है इसके जो फॉर्मूला के अंदर, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग अ सेम स्पेसिफाइड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पर्सन माइनस टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 1000. ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा, ये इसके फॉर्मूला के अंदर डिफरेंस है. बाकी फिर हमारे पास स्पेसिफिक इंसिडेंस रेट आ जाते हैं, एक अटैक रेट आ जाता है और स्पेसिफिक अटैक रेट, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा. अटैक रेट होता है कि एक अटैक रेट होता है और एक सेकेंडरी अटैक रेट होता है. ये सेकेंडरी वाले को आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, अटैक रेट इसमें आपको बता देता हूँ. सो अटैक रेट के अंदर हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब हम एक पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है वो एक्सपोज होती है एक रिस्क फैक्टर पे ड्यूरिंग अ सडन या एपिडेमिक वगैरह के अंदर केसेस के अंदर, तो उसको हम अटैक रेट कहते हैं. ठीक है. सो इट इज़ एन इंसिडेंस रेट यूज्ड ओनली व्हेन द पॉपुलेशन इज एक्सपोज टू अ रिस्क फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड सच एज ड्यूरिंग एन एपिडेमिक. सो ये हमें बता रही होती है एक तो नंबर ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं और एक्सटेंट बताती है एपिडेमिक का. तो अटैक रेट इज़ इस तरह का है. इसको हम कैसे फॉर्मूला फॉर्म के अंदर नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम इंटरवल इनटू 100. तो इसका ये एक है. सो सिंपल है कि ये वो रेट है जिसमें मतलब वो इंसिडेंस रेट है जब हमारी पॉपुलेशन एट रिस्क होती है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम इन अ एपिडेमिक. सेकेंडरी अटैक रेट होता है कि it is defined as the number of exposed person developing the disease within the range of incubation period following exposure to the primary case. कि हमारे पास जब एक एपिडेमिक हुई है तो हमारे पास प्राइमरी केसेस आते हैं, तो उनके एक्सपोजर के बाद कितने लोगों ने वो पर्टिकुलर डिजीज़ डेवलप की विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड, इसको हम सेकेंडरी अटैक रेट कहते हैं. इसको हम कैसे लिखते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़ विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन. मतलब जितने टोटल एक्सपोज पर्सन थे उनमें से कितनों ने वो जो डिजीज़ है वो कैच की ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अटैक रेट. इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो डिनोमिनेटर के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जिनके अंदर जो तमाम पर्सन आते हैं जो एक्सपोज हुए थे, और न्यूमरेटर में वही जिन्होंने डिजीज़ कॉट की. यहाँ पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि 6 बंदे हैं फैमिली के, 2 वैक्सीन इनको लगी हुई है मीज़ल्स की और 4 बच्चे हैं. सो उनमें से एक को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
आपके पास डिज़ीज़ कैच हो गई है, प्राइमरी केस है, उसके बाद 2 लोग और इसकी तरह बीमार हो गए हैं, तब अगर आपने इसका सेकेंडरी अटैक रेट निकालना है तो कैसे निकालना है? हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो प्राइमरी केस होता है ना, उसको आपने डिनोमिनेटर से भी निकालना है और आपने न्यूमरेटर से भी निकालना है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बंदे टोटल बीमार हुए, जिनको 3 बच्चे, 4 में से टोटल 4 बच्चे थे, क्योंकि हम जो पेरेंट्स हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते एग्जाम्पल के तौर पर। सो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन है 4 की, और हमारे पास कितनों ने कैच की डिज़ीज़? 3 ने। तो एक प्राइमरी केस था। अब प्राइमरी केस टोटल पॉपुलेशन के अंदर भी आ रहा है, और जो लोग जिन्होंने डिज़ीज़ कैच की तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो 3/4 करने के बजाय हम 2/3 कर देंगे, प्राइमरी केस निकाल देंगे डिनोमिनेटर से भी न्यूमरेटर से भी। तो 2/3 इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 66.6% सेकेंडरी अटैक रेट आ जाता है। लिमिटेशन क्या है सेकेंडरी अटैक रेट की? दैट इट इज़ एप्लीकेबल टू द इन्फेक्शियस डिजीज़। और दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास ससेप्टेबल पीपल होते हैं वो उनको आइडेंटिफाई करने में इतना कामयाब नहीं रहता। तो ये आपके पास सेकेंडरी अटैक रेट है, ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। और बाकी है कि आप इंसिडेंस रेट को किस तरह यूज़ करते हैं। समटाइम ये इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस का डिफरेंस आ जाता है, तो आप ये देख लीजिएगा कि इंसिडेंस रेट हम क्यों यूज़ करते हैं। ये कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ के लिए हम देखते हैं कि अब न्यू केसेस आ रहे हैं डेफिनेटली, तो आपने हमेशा इसको कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़ के साथ रिलेट करना है। अनदर थिंग इज़ कि इट इज़ यूज फॉर रिसर्च इनटू एन एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं। याद रखिएगा जो प्रेवलेंस होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और जो इंसिडेंस रेट होता है ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। सो वो कंट्रोल के लिए यूज़ हो रहा है इंसिडेंस रेट, एटियोलॉजी वगैरह के लिए, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। प्रेवलेंस क्या होता है? इंसिडेंस में तो न्यू केसेस थे, प्रेवलेंस के अंदर रेफर्स टू द ओल्ड केसेस, ठीक है, करंट केसेस, ओल्ड प्लस न्यू, ऑल द केसेस एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एट अ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक जो है ना पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास जो तमाम केसेस आ रहे हैं उनको हम प्रेवलेंस कहते हैं। एक हमारे पास पॉइंट प्रेवलेंस होती है और एक पीरियड प्रेवलेंस होती है, इनमें से सवाल आ जाया करता है ना, तो ये आप ज़रूर अच्छी तरह इसको मार्क कर लें। इंसिडेंस का डेफिनेशन भी आई हुई है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के तौर पे, पॉइंट प्रेवलेंस भी आया हुआ है, तो ये आप देख लें। और ये ना कैलकुलेट करने का भी इनका न्यूमेरिकल आ जाता है, ये आपने ज़रूर देख लेना है कि ये किस तरह इनको सॉल्व करना है, क्योंकि ये वरना सॉल्व नहीं होते। तो पॉइंट प्रेवलेंस के अंदर हमारे पास जैसे कि हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ़ ऑल करंट केसेस ओल्ड प्लस न्यू, और ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज़ एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट इन टाइम। सो जो पॉइंट प्रेवलेंस होती है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में हम निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट से आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ओल्ड एंड न्यू ऑफ अ डिजीज़ एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इन रिलेशन टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन, ठीक है। सो और जो पीरियड प्रेवलेंस होती है वो हम एक डेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम के अंदर निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करंट केसेस ओल्ड एंड न्यू एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम इन रिलेशन टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन। उसके अंदर हमारे पास जो उसकी डेफिनेशन आती है, नंबर ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग केसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मीडियर पॉपुलेशन एट रिस्क इनटू 100, ठीक है। सो बस इसमें डेफिनेशन के अंदर एक के अंदर आपने पॉइंट गिवन पॉइंट कर देना और एक के अंदर आपने इंटरवल कर देना, बाकी तो इतना कोई चेंज नहीं आएगा। यूजेस क्या होते हैं प्रेवलेंस के? ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ को बताती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ओल्ड केसेस भी हैं और न्यू केसेस भी हैं। सो एक मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आपके पास आ रहे होते हैं और आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म केसेस के अंदर, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर बहुत इसका पॉजिटिव रोल है कि किस तरह हमें पता लग रहा होता है कि तमाम केसेस आ रहे हैं न्यू एंड ओल्ड, हमें कितनी बेड की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर की ज़रूरत है, कितनी रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। तो ये याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म जो है ना वो प्लानिंग के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। सो इनका रिलेशनशिप क्या होता है? जो प्रेवलेंस होती है ना, ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो इंसिडेंस इटसेल्फ एंड ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़। सो इसको हम एक फार्मूला के तहत लिखते हैं, P इज़ इक्वल टू I इंटू डी, प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू द मीन ड्यूरेशन। सो आप यहाँ से इंसिडेंस भी निकाल सकते हैं, इंसिडेंस इज इक्वल टू P/D, P/D से मैंने याद रखा हुआ प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इंटू द ड्यूरेशन। अगर कहीं डिफरेंस आ जाए तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। एक फार्मूला याद कर लें एक तरफ,
बस डिवाइड कर दें, एक तरफ मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास दोनों के फार्मूलाज आ जाएंगे। सो ये डिपेंड करता है कि जितना भी ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होगी सो उसकी जो प्रेवलेंस है वो भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसको आपने ज़रूर पास पेपर में से देख लेना है। यहाँ पर उसने पॉपुलेशन दी हुई है और वहाँ कहा हुआ है कि आप प्रेवलेंस रेट निकालें और आप जो है ना वो इंसिडेंस रेट। यहाँ पर जो इसके अंदर स्पेसिफिक बात है कि जो इसने आखिर के अंदर चीज़ दी हुई है ना कि 20 बंदे इसमें से मर गए थे और 40 ठीक हो गए थे, तो ये आपने पॉपुलेशन से ज़रूर निकालने हैं जहाँ पर ज़रूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसका प्रेवलेंस रेट निकाल रहे हैं तो आपने जो प्रेवलेंस रेट, अब नॉर्मली इसकी हमारे पास ओल्ड प्लस जो न्यू केसेस हैं वो हम कह रहे होते हैं, तो उस लिहाज से 250 केसेस हमारे पास पुराने थे और 50 न्यू केसेस ऐड हुए तो 300 हो गए। लेकिन अब यहाँ पर आपने ये जो पेशेंट्स मर गए हैं और जो रिकवर हो गए इनको ज़रूर माइनस कर लेने, यानी 300 माइनस 20 मतलब 60 टोटल है ना। 20 मर गए और 40 ठीक हो गए, तो 60 हमने अपनी 300 की जो फिगर है वहाँ से ज़रूर निकाल के फिर इसकी कैलकुलेशन करनी है। और इंसिडेंस रेट के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास न्यू केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। अब इसके अंदर ये देख लीजिएगा कि डिफरेंस, वैसे तो हम करेंगे कि 50 न्यू केसेस आ रहे हैं तो 50 ठीक है, 50 हमने ऊपर ही रखना है, लेकिन जब इसको हमने डिवाइड करना है ना तो इसके अंदर से हमने जो पुराने केसेस है ना उसको माइनस कर देना टोटल पॉपुलेशन के अंदर। यानी हमारे पास 60,000 पॉपुलेशन है ना, तो उसके अंदर से 250 माइनस कर देना और फिर इसको फार्मूला के तहत सॉल्व करना है, तब इसका आंसर सही आएगा। तो मैं इसको करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्योंकि सही तरीके से बस डेफिनेशन लिखी हुई और फार्मूला लिखा हुआ है तो सही तरीका नहीं लिखा हुआ सॉल्व करने का, तो ये मैं पास से वैसे देख के आपको बता रहा हूँ, तो इसको एक दफ़ा वहाँ से देख भी लीजिएगा। बाकी हमारे पास है एपिडेमियोलॉजिस्ट बात तब, तो ये एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इंसिडेंस, प्रेवलेंस एंड मोर्टेलिटी। ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो कि तीनों जो हमारी टर्मिनोलॉजीज़ है उसको लिंक करा होता है। जो हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर होता है वो इंसिडेंस जो थ्रू द फॉसेट आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेवल ऑफ वाटर प्रेवलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ड्रेन ये आपके पास मोर्टेलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हमारे पास हैं जी एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आगे हमारे पास जो केस कंट्रोल स्टडी हैं और कोहर्ट स्टडी हैं वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हैं, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड वो पूछ लेता है कि कितने टाइप्स की हैं, क्लासिफिकेशन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है। तो हमारे पास दो किस्म की स्टडीज़ होती हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर हमारे पास, लिखना चाहें तो आप लिख भी लें, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर हमारे पास एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी आती हैं और एक एनालिटिकल स्टडीज़ आती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्टडी के अंदर दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ आती हैं और एक एनालिटिकल टाइप आती है, और दूसरी जो हमारी टाइप आती है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। जो हमारे पास एनालिटिकल स्टडीज़ आती हैं उसके अंदर ये केस कंट्रोल स्टडी, कोहर्ट स्टडी वगैरह आ जाती है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ आ जाती हैं। और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं, या पे आप आगे पढ़ेंगे भी सही, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स, कम्युनिटी ट्रायल्स, ये वगैरह आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको टाइप्स बताएं। तो हमारे पास जो सबसे पहले हैं वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं। इस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर जो आपने अच्छी तरह चीज़ें करनी है ना वो एनालिटिकल स्टडीज़ तो हम डिटेल के अंदर करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर हमने जो है ना बस ये देखना है कि इसकी प्रोसीजर क्या है, वो एक दफ़ा क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है और पूछ लेते हैं इसके, समटाइम्स आ जाता है लेकिन लेस कॉमन है, जिसको हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। सो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ को अगर हम डिफ़ाइन करें, द स्टडी इन विच नेचर इज़ अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स, और जिसके अंदर हम खुद कुछ इंटरवेंशन नहीं कर रहे होते, इसको हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी करते हैं, जिसमें हम सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ये याद रखिएगा कहीं पर भी बर्डन ऑफ डिजीज़ का जिक्र करें ना वो हमेशा ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के अंदर आती है। ये मैं आपको बताता भी हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी ये क्या होती है, ये इसकी पहली टाइप है। इसका प्रोसीजर जो है इसको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतनी खास चीज़ नहीं लिखी हुई, बट आप इसके स्टेप्स ज़रूर कर लीजिएगा या प्रोसीजर जो इसके हैं। सो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है क्या कि इट इज़ लिमिटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो इसमें जस्ट हमारे पास एक डिज़ीज़ को हमने डिस्क्राइब करना होता है कि उसकी अकरेंस क्या हो रही है इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ठीक है। तो
इसके अंदर हमारे पास जो आपने करनी है चीज़, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो है वो प्रोसीजर है। तो इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले आपने एक ना पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना होता है, फिर आपने डिज़ीज़ को आपने डिफ़ाइन करना होता है, फिर आपने जो डिज़ीज़ होता है इसको डिस्क्राइब करना होता है बाय टाइम, प्लेस, पर्सन, फिर आपने जो मेजरमेंट करनी होती है जो इंडाइसिस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसिडेंस स्टडी और जो प्रेवलेंस स्टडी है उनके साथ जो डिज़ीज़ को रिलेट करना होता है। उसके बाद आपने बाकी जो नॉन इंडाइसिस हैं इनके साथ कंपैरिजन करना होता है और फिर एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना होता है। नंबर 1, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, defining the disease, describing the disease by time, place and person, measurement of disease by incidence and prevalence studies, comparison with other indices and formulation of hypothesis। ये आपने याद रखना है। इसके अंदर जो यूजेस है ना ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक सवाल आया हुआ था कि आपने बताएं जी मलेरिया हुआ है एक एरिया के अंदर, तो बर्डन ऑफ डिजीज़ आपने फाइंड करना है, तो कौन सी आप स्टडी यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी है, तो इसके यूज़ पढ़ लें। इट प्रोवाइड्स डाटा रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डिजीज़ लोड इन अ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेशियोज एंड रेट, तो डिजीज़ लोड। दूसरा, ये डिजीज़ एटियोलॉजी का क्लू दे सकता है, ठीक है, और ये हमें एक बैकग्राउंड डाटा प्रोवाइड कर सकता है फॉर इवैल्यूएशन पर्पसेस, और फर्दर रिसर्च के अंदर हम इसको देख सकते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल है ना स्टडी है, तो इट इज़ लिमिटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकरेंस ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका प्रोसीजर डिफाइनिंग पॉपुलेशन, डिफाइनिंग द डिजीज, डिस्क्राइबिंग द डिजीज, मेजरमेंट ऑफ डिजीज बाय इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस स्टडीज, कंपैरिजन विद नॉन इंडाइसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और डिजीज लोड के अंदर हम बेसिकली इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, ये अब यहाँ से आपने अगर आप चैप्टर बाकी ना भी करना चाहें ना, तो वो सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लें, ये दो चीज़ें आपने लाजमी करके जानी है। सो अब ये जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से रिज़ल्ट आते हैं, तो उसको हमने आगे टेस्ट भी करना होता है, तो उसके लिए फिर हमने एनालिटिकल स्टडीज़ जो हैं वो देखनी होती हैं। तो जो हमारे पास एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी होती है, इसके अंदर हम जो इसका बेसिक मकसद होता है, ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हम इसके अंदर नहीं कर रहे होते, ठीक है। वो हमने एपिडेमियोलॉजिकल जो हमारे डिस्क्रिप्शन थे उसके अंदर एक पॉइंट था कि हम फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसके अंदर हम एनालाइज करें उस हाइपोथेसिस को, उसको टेस्ट करें। सो हमारे पास एक केस कंट्रोल स्टडी होती है और एक कोहर्ट स्टडी है। सो ये ना आखिर के अंदर चैप्टर के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है। सो अगर आपको बिल्कुल टाइम भी ना होना कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो वो डिफरेंस ज़रूर कर लीजिएगा, वो वरना आप टॉपिक पढ़िए तो आप कर ही लेंगे। सो ये जो केस कंट्रोल स्टडी होती है, अब आप इससे देखें केस कंट्रोल स्टडी, केस, इसके अंदर हमारे पास एक केस होता है और एक हमारे पास कंट्रोल होता है। केस वो बंदा होता है या वो ग्रुप होता है जिसके अंदर पार्टिकुलर डिजीज़ होती है। कंट्रोल वो ग्रुप होता है या वो इंडिविजुअल होता है जिसको एक वो डिजीज़ नहीं होती या वो कभी भी उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहा होता। इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। सो अब इसके अंदर क्या होता है कि इसको अगर हम डिफाइन करें, एन एनालिटिकल स्टडी इन विच द पास्ट हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू अ सस्पेक्टेड रिस्क फैक्टर इज कंपेयर्ड बिटवीन केसेस एंड कंट्रोल्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि एक सस्पेक्टेड जो रिस्क फैक्टर होता है उसको हम कंपेयर करते हैं एक केस ग्रुप के अंदर और एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर जो हमारे पास एक मेन चीज़ होती है कि डिजीज़ हमेशा हो चुकी होती है, उसको फिर हम कंपेयर कर रहे होते हैं एक केस ग्रुप के साथ और एक कंट्रोल ग्रुप के साथ। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं कि इसको इट इज़ अ बैकवर्ड स्टडी, है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। सो बोथ exposure and outcome have occurred before the start of study and the study proceeds backward from the effect to the cause। यानी डिजीज़ हो चुकी है, उससे पीछे अब हमने देखना है कि क्या रिलेशनशिप है रिस्क फैक्टर का। तो इसके अंदर हम देख रहे होते हैं केस और कंट्रोल की हम बात कर चुके हैं। तो सिलेक्शन, अब इसके ना बेसिक स्टेप्स क्या हैं, ये SCQ के अंदर आया हुआ है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो केस कंट्रोल स्टडी का दूसरा नाम है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। सो इसको इसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा कि एक रिस्क फैक्टर को हम कंपेयर करते हैं केस ग्रुप के साथ और एक कंट्रोल ग्रुप के साथ। अच्छा, तो अब ये SCQ के अंदर हमारे पास बेसिक स्टेप्स आप ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहले हमने एक केस कंट्रोल, केसेस और कंट्रोल को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो कौन से लोग होंगे, कौन सा ग्रुप होगा, मैचिंग करनी है, एक्सपोजर को मेजर करना है और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करनी है।
सो सिलेक्शन ऑफ केसेस हम कैसे करते हैं? पहले हमने सिलेक्ट करने हैं केसेस को, फिर हमने कंट्रोल सेलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन ऑफ केसेस के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं? एक तो हमने देखना है कि डेफिनेशन ऑफ केस है कौन सा, उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, उसका क्राइटेरिया डेवलप करते हैं कि किस क्राइटेरिया के तहत हम कह रहे हैं कि ये हमारा केस होगा, और किन क्राइटेरियाज़ को हम देख रहे हैं कि ये एलिजिबल, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिनको डिजीज़ है। तो ये आपने सबसे पहले तो एक केस सेलेक्ट कर लेना होता है। सोर्स क्या होता है केस का? हॉस्पिटल हो सकता है, जनरल पॉपुलेशन हो सकती है। कंट्रोल कौन से होते हैं? अब कंट्रोल के लिए ज़रूरी है कि उसको वो डिजीज़ ना हो, तो उसका क्राइटेरिया ये है। सोर्सेज क्या होते हैं कंट्रोल के? हॉस्पिटल कंट्रोल हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबरहुड हो सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको रीड कर लीजिएगा अगर आपका दिल हो, वरना आप डब्बे करके आगे निकल जाइएगा। मैचिंग के अंदर आपने देखना होता है कि कंपेरेबिलिटी भी देखनी होती है हमने ग्रुप्स की, जो केस और कंट्रोल है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रुप मशरिक से उठा लें, मगरिब से उठा लें, आपने देखना है उनका एज क्या है, सेक्स क्या, ऑक्यूपेशन क्या है। सो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आप एक्सपोजर जो है ना उसको देखें, मेजरमेंट करें, कैसे हो सकती है? इंटरव्यूज़, क्वेश्चनेयर्स, पास रिकॉर्ड्स वगैरह देख के हम देख सकते हैं कि कितना एक्सपोजर रहा है। उसके बाद जो है ना आपने एनालाइज़ करना है, इन चीज़ों को एनालाइज़ करना है और इंटरप्रिटेशन करनी है। सो हमारे पास जो फाइनल स्टेप आता है वो ये होता है कि एनालिसिस कर रहे हैं, और हमारे पास दो तरह से रिज़ल्ट आ रहा होता है। एक आ रहा होता है एक्सपोजर रेट्स हम निकाल सकते हैं। इन जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की जो स्टेज होती है, जो हमारे पास डाटा आता है, उसका हम एक्सपोजर रेट निकाल सकते हैं, और इसके अंदर हम एस्टिमेशन कर सकते हैं डिजीज़ रिस्क का। ये बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर हम जस्ट एस्टिमेशन करते हैं, एक्चुअल हम डिजीज़ रिस्क नहीं निकाल सकते। जो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर, वो हम जो दूसरी कोहर्ट स्टडी है ना उसके अंदर हम निकालते हैं। जो एस्टिमेशन हम करते हैं ना केस कंट्रोल के अंदर, वो हम ऑड्स रेशो के तहत करते हैं। जो हमारे पास एक्सपोजर रेट होता है ना, वो आपने जो है ना वो हमें क्या बता रहा होता है? ये एक डायरेक्ट एस्टिमेशन होती है। केस कंट्रोल स्टडीज प्रोवाइड अ डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ एक्सपोजर रेट्स टू अ सस्पेक्टेड फैक्टर इन डिजीज़। अब यहाँ पर ना 2x2 टेबल का बहुत रोल आता है। जो 2x2 टेबल है ना, ये आगे आपका लिखा हुआ भी होगा। तो इसके अंदर हम ना रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। जो हमारे पास वर्टिकल हमारे पास कॉलम्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर हमारे पास डिज़ीज़ और नॉन डिज़ीज़ का एक कॉलम आता है, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो होती है उसके अंदर हम देख लेते हैं वो पर्सन एक्सपोज हुआ है या पॉजिटिव रिस्क फैक्टर है या नेगेटिव रिस्क फैक्टर है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा जब भी आपने वो 2x2 टेबल बनाना हो। तो डिज़ीज़ हम ये वर्टिकली मेंशन कर रहे होते हैं कि बंदे को डिज़ीज़ है या नहीं है, डिजीज़्ड और नॉट डिजीज़्ड, और जो हॉरिजॉन्टली हम मेंशन कर रहे होते हैं कि रिस्क फैक्टर मौजूद है या नहीं मौजूद, या वो बंदा एक्सपोज है या नहीं एक्सपोज, डिपेंडिंग अपॉन। सो जो हमारे पास एक्सपोजर रेट आता है, इसके अंदर हम जो इसका फार्मूला है वो है A/A+C, और कंट्रोल्स के अंदर हम B+ डिवाइडेड बाय B+D। ये आपने हमेशा याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल, मैंने इसका तरीका रखा हुआ था कि एक्सपोजर रेट्स के लिए ना हम हॉरिजॉन्टल वेरिएबल्स ले रहे होते हैं। सो A लेते हैं पहले और उसको डिवाइड कर देते हैं A+C से, ठीक है, और फिर हम जो B लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं B+D से। यानी हॉरिजॉन्टल जो वेरिएबल्स है ना, A है और फिर B आता है, तो वो टेबल्स में आपने A, B, C, D इस तरह करके लिखना होता है। और वो मैंने आपको बता दिया, डिजीज़ ऊपर की तरफ लिखनी होती हैं और दूसरी साइड के ऊपर आपने जो एक्सपोजर लिखना होता है। तो A और जो B है, A और A+C और B+D। तो केसेस आपने जो होती हैं उनके लिए जो एक्सपोजर रेट निकालना होता है वो इस तरह निकालना होता है, कंट्रोल का इस तरह निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़, जिसके अंदर से क्वेश्चन आ जाया करता है। तो इसमें हम जो एस्टिमेशन निकालते हैं ना डिजीज़ रिस्क का, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। जो दो फैक्टर होते हैं, एक तो रिलेटिव रिस्क है और एक ऑड्स रेशो है। रिलेटिव रिस्क हमारा केस कंट्रोल स्टडी के हद तक इतना नहीं पॉसिबल, क्योंकि रिलेटिव रिस्क के लिए हमें जो है ना इंसिडेंस पता होना चाहिए, और केस कंट्रोल के अंदर हमारे पास इंसिडेंस हमें नहीं मालूम होता। और ऑड्स रेशो हम कर सकते हैं। सो रिलेटिव रिस्क को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इट डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज पर्सन। इसका ये होता है कि इंसिडेंस एक्सपोज लोगों के अंदर इंसिडेंस कितना डिजीज़ का, और इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज कितना, और इसकी रेशो है। इसका जो फार्मूला होता है, इसके लिए मैंने याद किया हुआ है, जो आपका टेबल है ना,
जो आपका 2/T टेबल होगा उसके अंदर आपने वर्टिकल वेरिएबल्स को ऊपर रखना है न्यूमरेटर के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और उसको आप डिवाइड कर दें a+b से, और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो सी को आप डिवाइड कर लें c+d से। तो मैंने इस तरह याद किया रखा हुआ था कि एक्सपोजर रेट के अंदर आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेरिएबल लेने होते हैं न्यूमरेटर के अंदर, और जो आपने रिलेटिव रिस्क याद रखना। बस आप रिलेटिव रिस्क को याद रख लें क्योंकि वो एक्सपोजर रेट का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आपने बस इसके अंदर ना जो वर्टिकल वेरिएबल्स हैं ना पहली जो कॉलम के अंदर ए और सी, उनको याद रख लें और बाकी दो से आप डिवाइड कर दें, a डिवाइडेड बाई a+b डिवाइडेड बाई c डिवाइड बाई c+d। इसको हम दोबारा भी करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट भी कि अ टिपिकल केस कंट्रोल स्टडी डज नॉट प्रोवाइड इंसिडेंस रेट्स फ्रॉम रिलेटिव रिस्क, और ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ऑड्स रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 2/2 टेबल होता है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो हमारे पास ऑड्स रेशो आ जाती है। ऑड्स रेशो इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क एंड आउटकम। तो अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कि आप केस कंट्रोल स्टडी के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम कैसे करेंगे, तो आपने हमेशा ऑड्स रेशो लगाना है। अब फॉर एग्जांपल अगले क्वेश्चन जो पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ भी है 2007 के एनुअल में, व्हाट मेजर्स गिव द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर इन दिस टाइप ऑफ स्टडी, ऊपर केस कंट्रोल स्टडी मेंशन है तो ऑड्स रेशो। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, अजम्पशंस हैं कि जो डिजीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये रेयर होनी चाहिए, और केसेस मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओरिजिनल डिजीज़ या जो डिजीज़ है, और कंट्रोल्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विदाउट द डिजीज़, मतलब ओरिजिनल केसेस होने चाहिए हमारे पास। सो इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ द टेबल। तो अब ये देख लें कि हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो जिनको हमारे पास डिजीज़ है ये येस और नो के अंदर हैं, जिनके पास डिजीज़ है येस, और जो नो है जिनको डिजीज़ नहीं है। जो पर्सन एक्सपोज हैं वो हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर पे लिखे हुए हैं, और जो नॉन एक्सपोज हैं, अगर आपके पास कोई वैसे जर्नल कोई पूछ लें रिलेटिव रिस्क की डेफिनेशन और आपने हाइपोथेटिकल बनाना हो तो आप ये वाला बना सकते हैं। तो ये हमने ऐसे A B C D करके लिखना होता है। इसके अंदर हम A D को और C B को मल्टीप्लाई करते हैं आपस के अंदर, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। और एक सवाल आता है कि वो आपको एक सिनेरियो देगा, उसका आप पूछेगा कि 2/2 टेबल बताएं, उसको इंटरप्रेट भी करें। ठीक है, आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑड्स रेशो आई है पिछले सिनेरियो के हिसाब से, तो ये 8.1 आई है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्मोकर्स हैं, इट मीन्स स्मोकर ऑफ लेस देन 5 सिगरेट्स पर डे शो अ रिस्क ऑफ हैविंग लंग कैंसर 8.1 टाइम्स देन दैट ऑफ नॉन स्मोकर्स। जो सिनेरियो था ना हमारे पास वो ये था एक्सपोजर रेट के अंदर कि हमने केस कंट्रोल स्टडी जो पीछे लिखी हुई भी है जिसके बेस के ऊपर उसने सारी कैलकुलेशन किया, वो मैंने एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सी चीज़ हो जाती है। उसके अंदर उसने बताया था कि स्मोकिंग और जो लंग कैंसर उसका रिलेशनशिप क्या है, कि वो लोग जो कि लेस देन 5 सिगरेट्स पीते हैं पर डे और नॉन स्मोकर्स हैं, उसको फिर हमने देखा था केस एंड कंट्रोल के अंदर। तो वो ये बता रहा है कि इसके अंदर ऑड रेशो से हमें ये पता लगा कि स्मोकर ऑफ लेस देन 5 सिगरेट्स पर डे हैव 8.1 टाइम्स मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर देन द नॉन स्मोकर्स। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्मोकिंग है दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर। आगे हम देख लेंगे रिलेटिव रिस्क के अंदर हम बेहतर चीज़ें हमें समझ आ जाएंगी। सो ये आपने याद रखना है कि जो इसको जो है ना इंटरप्रिटेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अगला हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं। ये डीमेरिट्स, मेरिट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये दोनों की बहुत ज़्यादा आती हैं। एडवांटेजेस हमारे पास क्या हैं, एक तो ईजी है, रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव है, थोड़े सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, रिस्क फैक्टर आपके पास आइडेंटिफाई हो सकता है, सब्जेक्ट को कोई मसला नहीं होता, एथिकल प्रॉब्लम नहीं आ रहे होते, और ये रेयर डिजीज़ के लिए हमारे पास अच्छा है। और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं ना, वही एडवांटेजेस हैं आपके कोहर्ट स्टडी के, ये तो आप याद रखिएगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये हमारे पास कॉज और एसोसिएटेड फैक्टर का उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। कंट्रोल ग्रुप को सिलेक्शन उसकी डिफ़िकल्ट हो सकती है, बायस का चांस ज़्यादा होता है, इंसिडेंस हमें नहीं पता होता, इंसिडेंस मैयर नहीं किया जा सकता, तो रिलेटिव रिस्क भी मैयर नहीं किया जा सकता, और थेरेपी और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डिजीज़ के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। तो ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। एडवांटेज क्या है, ईजी है,
चीप है, रैपिड है, फ्यू सब्जेक्ट्स रिक्वायर होते हैं, रिस्क फैक्टर हमारे पास कम होते हैं, एथिकल इश्यूज नहीं होते। डिसएडवांटेज क्या है? इंसिडेंस हम मालूम नहीं कर सकते, रिस्क फैक्टर नहीं मालूम कर सकते, कॉजेज एंड एसोसिएटेड फैक्टर का डिफरेंस हम नहीं कर सकते। सो ये आप लिख सकते हैं। कोहर्ट स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इंसिडेंस स्टडी, ये ऑपोजिट है दूसरे वाले केस कंट्रोल। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये इट इज़ अ फॉरवर्ड स्टडी, ठीक है। इसके अंदर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। द स्टडी प्रोसीड्स फ्रॉम द कॉज टू इफेक्ट। जो केस कंट्रोल थी वो अफेक्ट टू कॉज थी, ये कॉज टू इफेक्ट है, एक्सपोजर टू आउटकम हम जा रहे होते हैं। कोहर्ट्स हम कहते हैं उन पीपल को, उन ग्रुप ऑफ पीपल को जिनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फॉर एग्जांपल एज, ऑक्यूपेशन, प्रेगनेंसी में। तो इसके अंदर हम देखते हैं कोहर्ट्स जो है ना, इसके फीचर्स अक्सर आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि ये फॉरवर्ड प्रोसीड करती है। कोहर्ट्स को हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल हमने केस कंट्रोल स्टडी में तो डिजीज़ हो गई तो फिर हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किए थे केस और कंट्रोल के, लेकिन कोहर्ट्स को हम बिफोर द पेरेंट्स ऑफ डिजीज़ ही सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये ज़रा कंट्रोल होता है ज़्यादा, तो ये आप ये याद कर लीजिएगा। तो हमारे पास दो किस्म की कोहर्ट स्टडी होती है। तो टाइप ऑफ कोहर्ट स्टडी के अंदर हमारे पास एक प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी होती है और एक हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी होती है। सो ये याद रखिएगा कि जो कोहर्ट स्टडी होती है ना, इसके अंदर अभी डिजीज़ नहीं हुई हुई, उससे पहले हमने एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है और फिर हम उसको जो है ना फॉलो कर रहे होते हैं कि क्या जो है आउटकम आ रहा है एक्सपोजर स्टेटस का, या फॉर एग्जांपल हमने कोई रिस्क फैक्टर रखा है तो वो किस तरह अफेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन को। टाइप प्रोस्पेक्टिव के अंदर में ये होता है कि अभी डिजीज़ जो है ना वो बिगिन नहीं हुई होती, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसने यूरेनियम का दिया हुआ है कि एक्सपोजर ऑफ यूरेनियम को हम अगर कंपेयर करें माइनर्स के अंदर, और एक हम ग्रुप लें जिसके अंदर जो है माइनर्स नहीं है, और देखें कि किन के अंदर यूरेनियम की एक्सपोजर की वजह, मतलब फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर ज़्यादा हो रही है। सो ऑब्वियसली जो यूरेनियम एक्सपोजर वाले पीपल थे उनके अंदर ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा होता है। लेकिन हम इसके अंदर हम शॉर्टकट्स ले लिया करते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी भी होती है। इसके अंदर ये होता है कि डिसीज़ अगर हो चुकी होती है स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है पीछे थोड़ा सा टाइम के अंदर जाके जो उसका इंफॉर्मेशन है वो गैदर करता है और इस तरह ये स्टडी हो रही होती है। ये मिलता जुलता लगता है केस कंट्रोल स्टडी से, लेकिन इसमें यह है कि फिर पिछला जो रिकॉर्ड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह कॉम्बिनेशन होता है एम्बी डायरेक्शनल स्टडी। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कोहर्ट हैं इनको हम जो पास्ट रिकॉर्ड होता है वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं और वहाँ से डाटा असेस किया जाता है। फिर ये होता है कि वो सेम कोहर्ट को फिर फर्दर फॉलो अप भी किया जाता है। हम रेट्रोस्पेक्टिवली एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको सेलेक्ट करते हैं और उसको फिर प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी के तहत फॉलो अप कर रहे होते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन आ जाता है एम्बी डायरेक्शनल स्टडी के अंदर। सो इंडिकेशन क्या आपके पास होती हैं कोहर्ट स्टडी के? गुड एविडेंस होना चाहिए, एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज़। और एक्सपोजर अगर कम है एक्सपोजर लेकिन इंसिडेंस फिर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। कोहर्ट को आपने देख लेना है कि कोहर्ट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिजीज़, और दोनों जो हैं जो स्टडी और कंट्रोल्स कोहर्ट्स होने चाहिए वो इक्वली ससेप्टेबल होने चाहिए डिजीज़ और कंपैरेबल होना चाहिए। इसके स्टेप्स अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमने केस और कंट्रोल देखे थे। तो कोहर्ट स्टडी के अंदर हमने स्टडी और सब्जेक्ट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, फिर हमने ऑब्टेन करना है डाटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलो अप्स एंड एनालिसिस करना है। अब स्टडी सब्जेक्ट्स हम कहाँ से ले सकते हैं? जनरल पॉपुलेशन से ले सकते हैं या कोई स्पेसिफिक ग्रुप से ले सकते हैं। जो हमारे पास ऑब्टेन करना है हमने डाटा ऑन एक्सपोजर, ये हम मेडिकल एग्जामिनेशन से हम ले सकते हैं, रिकॉर्ड से ले सकते हैं, सर्वेज करवा सकते हैं। कंपैरिजन ग्रुप हमने कैसे लेने हैं? या तो हम इंटरनल कंपैरिजन करवा सकते हैं, आउटसाइड का कंपैरिजन की इसमें ज़रूरत नहीं होती, या एक्सटर्नल कंपैरिजन करवा सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक कंपैरिजन करवा सकते हैं जनरल पॉपुलेशन के साथ, या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप भी हो सकता है। जनरल पॉपुलेशन तो फिर जनरल हो जाएगी। फॉलो अप हमने रखना होता है मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के थ्रू कर सकते हैं। एनालिसिस के अंदर हम दो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो हम इंसिडेंस रेट
के तहत इसको एनालाइज करते हैं और हम एक एस्टिमेशन ऑफ रिस्क करते हैं। अब आप याद रखिएगा कि जो केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हमने इंसिडेंस रेट नहीं मालूम किया था, उसके अंदर हमारे पास एक्सपोजर रेट था और हमने एस्टिमेशन ऑफ डिजीज़ रिस्क किया था ऑट रेशो के थ्रू। इसके अंदर हम पहले इंसिडेंस रेट फाइंड करते हैं। इंसिडेंस रेट आपने अगर आपको रिलेटिव रिस्क का याद हो जो फार्मूला था, तो उसके अंदर A डिवाइडेड बाई A+B, और जो आपके पास कंट्रोल है उसके अंदर आपके पास C डिवाइडेड बाई C+D, और उसको फिर आपने डिवाइड करना होता है। सो इस तरह आप इनको रिलेटिव रिस्क निकाल लेते हैं। सो रिलेटिव रिस्क का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। सो जो हमारे पास मैयर होता है ना, एस्टिमेशन ऑफ रिस्क करते हैं हम दो फैक्टर्स के थ्रू करते हैं। तो रिलेटिव रिस्क जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। दूसरा है एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपने दोनों जो एस्टिमेशन ऑफ रिस्क करने हैं ना कोहेर्ट स्टडी के अंदर, ये अच्छी तरह करने हैं। सो रिलेटिव रिस्क को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज एंड डिवाइडेड बाय द इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग द नॉन एक्सपोज। वही फार्मूला है, यहाँ पर उसने कंबाइन करके लिखा हुआ है A डिवाइडेड बाई A+B डिवाइडेड बाई C डिवाइडेड बाई C+D, ठीक है। सो ऊपर उसने इंसिडेंस अमंग स्मोकर्स ये एक रिलेशनशिप निकाला है सिगरेट स्मोकिंग और लंग कैंसर का। सो उसने ऊपर जो एक्सपोज पर्सन के अंदर उसने इंसिडेंस रेट निकाला है वो 10 निकाला है, और नॉन स्मोकर्स के अंदर 1 निकाला है। तो इसको उसने यहाँ पर नीचे डिवाइड करके जो हमारे पास रिलेटिव रिस्क निकाला है वो 10 निकाला है। सो अब रिलेटिव रिस्क 10, इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अगर तो रिलेटिव रिस्क 1 की इक्वल है, इसका मतलब है कि कोई एसोसिएशन नहीं है। अब यहाँ पर हमने जो इंसिडेंस रेट के अंदर सिगरेट स्मोकिंग और कि वो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनमें से कितने ने डेवलप किया लंग कैंसर, और जो नहीं पीते उनमें से कितने ने डेवलप किया। तो हमारे पास अब जो हमारे पास रिजल्ट है वो 10। अगर तो 1 आए तो उसका मतलब है कोई एसोसिएशन नहीं, अगर लेस देन 1 आए तो उसका मतलब है नेगेटिव एसोसिएशन है, और अगर ग्रेटर देन 1 आए तो उसका मतलब है पॉजिटिव एसोसिएशन है। हमारे पास क्या है, 10 आया है, तो हमारे पास यानी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन। इट मीन्स स्मोकर्स आर 10 टाइम्स एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स। अगर यहाँ पर 1 आता तो इसका मतलब था कि स्मोकिंग और लंग कैंसर के अंदर कोई एसोसिएशन नहीं। अगर ये 0 पॉइंट कुछ आता तो इसका मतलब था कि जो है इनका एक तो रिलेशनशिप कोई नहीं है, बल्कि उल्टा फ़ायदा है स्मोकिंग का ना, मतलब कि लंग कैंसर के ऊपर नुकसान के बजाय फ़ायदा है, इसका नेगेटिव एसोसिएशन का ये मतलब है। लेकिन हमारे पास पॉजिटिव एसोसिएशन है कि इट हैज़ अ वेरी अनहेल्दी रिलेशनशिप। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, इंटरप्रिटेशन आ जाया करती है। तो रिलेटिव रिस्क ये आपने बहुत अच्छी तरह करना है। बाकी है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। सो एट्रीब्यूटेबल रिस्क है ना, इसके अंदर हम डेथ का फैक्टर भी ऐड करते हैं। इट इज़ द डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट्स ऑफ डिजीज़ और डेथ बिटवीन एन एक्सपोज्ड ग्रुप एंड नॉन एक्सपोज्ड। यानी कितने लोगों एक्सपोज में से कितने ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हुई, और इसका हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं कैसे कितने ऐसे लोग थे जो कि नॉन एक्सपोज थे, उनमें से उनकी डेथ हुई। तो अब हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग एक्सपोज्ड जो कि हमने पहले फाइंड की थी 10 आई थी, माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ अमंग नॉन एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस रेशो या रेट अमंग एक्सपोज्ड इनटू 100। सो हमने इंसिडेंस रेट एक्सपोज के अंदर 10 निकाली थी, नॉन एक्सपोज के अंदर 1 निकाली थी। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90% रिजल्ट आ रहा है। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, 90% जो लंग कैंसर जो डेवलप हो रहा है स्मोकर्स के अंदर, 90% जो लंग कैंसर डेवलप हो रहा है स्मोकर्स के अंदर इट वाज ड्यू टू स्मोकिंग, एंड 10% जो था कॉज था वो अदर देन स्मोकिंग था। तो अगर हम इसको डेथ की टर्म के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर डेथ को हम देख रहे होते तो 90% जो है ना डेथ्स हो रही हैं वो लंग कैंसर में स्मोकिंग की वजह से हो रही हैं, बाकी जो 10% है वो किसी और रीज़न की वजह से हो रही हैं। तो ये आपने याद रखना है। AR की 0 अगर वैल्यू होगी तो नो रिस्क, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, लेस देन 0 है तो नेगेटिव एसोसिएशन है। सो ये आप याद रखिएगा। सो इट इज़ अ डिफरेंस इन इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज़ बिटवीन एन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप, ठीक है। या फिर आप इसके अंदर डेथ भी शामिल कर सकते हैं। सो ये आप याद रखिएगा। ये सिंपली रिलेटिव रिस्क ही है एक तरह से, बट ये है कि हम इसको परसेंटेज के अंदर लेके आ रहे होते हैं। बाकी आपके पास एडवांटेजेस क्या आ रहे होते हैं कोहर्ट स्टडी के। सो
इंसिडेंस आपके पास, अब आप मैंने आपको बताया था कि जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं ना केस कंट्रोल के, वो आप इधर लिख सकते हैं। इसके अंदर हम इंसिडेंस फाइंड कर सकते हैं। इंसिडेंस फाइंड कर सकते हैं तो डायरेक्ट एस्टीमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क भी हो सकता है। बायस को मिनिमाइज कर सकते हैं हम। एक जो है ना एग्जिस्टेंस प्रोटेक्टिव फैक्टर या जो कोरिलेटिव फैक्टर हैं उनके अंदर वो भी हम जान सकते हैं, रिवील द एग्जिस्टेंस एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। और एक ये ओनली मेथड है दैट कैन एस्टैब्लिश द एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज़। डिसएडवांटेज क्या है? तो महंगा है, ज़्यादा टाइम लगता है। उसके जो पॉजिटिव से अब इसके नेगेटिव हो जाएंगे। ज़्यादा महंगा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसके अंदर एथिकल प्रॉब्लम्स हमें आ जाते हैं, एक्सपेंसिव है, फॉलो अप मुश्किल होता है। तो ये तमाम इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी आ जाता है, रिलेटिव रिस्क भी आ जाता है। ये आपने ज़रूर करना है। बाकी वो जो उसके स्टेप्स हैं वो आप बस देख लें। सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट्स, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर, सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फॉलो अप एनालिसिस वगैरह। बाकी हमारे पास ये तो हमारे पास थी ना ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप थे, डिस्क्रिप्टिव और हमारे पास एनालिटिकल। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के अंदर हमें इतना कोई डिटेल ना इसके अंदर कोई क्वेश्चन आया हुआ है और ना आगे वाले जो टॉपिक है इसके अंदर बहुत सिलेक्टिव चीज़ें करने वाली हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ are those studies in which the researcher exercises control over the independent variables या causal factors, deliberately manipulating them and is called experimental studies. इसके अंदर हम नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ फॉलो नहीं कर रहे होते। इसके अंदर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जो रिसर्चर होता है, वो मैनिपुलेट कर सकता है जो कॉजल फैक्टर होता है, जो डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर होता है उसको। अब ये क्यों हम यूज़ करते हैं, एम क्या होता है? एक तो साइंटिफिक प्रूफ ऑफ एटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर, और प्रोवाइडिंग अ मेथड ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, RCT रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स और नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। जो हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं उसके अंदर इट इज़ अ प्रोसेस विच वाई सब्जेक्ट्स आर एलोकेटेड टू 1 or more थेराप्यूटिक ग्रुप बाय अ चांस एंड दिस मिनिमाइज द सिलेक्शन। हम मतलब रैंडम ग्रुप के अंदर हम लोगों को डालते हैं और फिर हम ट्रायल करते हैं। कुछ को हम केस ग्रुप्स के अंदर डाल देते हैं, कुछ को हम कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर डाल देते हैं। और इसके अंदर हमारा कोई बायस जो है उसकी जो मिनिमाइजेशन है, बायस कहते हैं कोई चांसेस ऑफ एनी एरर। तो हम रैंडमली ग्रुप्स बनाते हैं। तो हमारे पास की टाइप्स क्लिनिकल ट्रायल्स आ जाते हैं, प्रिवेंटिव ट्रायल्स आ जाते हैं, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स आ जाते हैं, सेशन एक्सपेरिमेंट्स, ट्रायल ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स, एवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं RCT के, ये बस अब याद करने की, क्योंकि क्वेश्चन तो वैसे नहीं आया हुआ। अगर आप बहुत जल्दी के अंदर हैं तो आप इसको बस रीड कर लीजिएगा, या वरना याद करने वाली चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल, सिलेक्टिंग रेफरेंस पॉपुलेशन, सिलेक्टिंग एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन, फॉलो अप और असेसमेंट। सबसे पहले तो आपने एक प्रोटोकॉल सेट करना होता है, एक ड्रॉ करना होता है, ताकि आपने किस तहत आपने जो स्टडी है वो करनी होती है, ठीक है। तो ये आपके प्रोटोकॉल के अंदर एम्ड ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। सैम्पल साइज आ सकता है, ट्रीटमेंट्स वगैरह कि आपने किस तरह चीज़ों को करना है। बाकी आप रेफरेंस पॉपुलेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन आपने सेलेक्ट करनी है। एक्सपेरिमेंटल जो पॉपुलेशन है वो आपने सेलेक्ट करनी है और उसको आपने रैंडमली चूज़ करना है ताकि कोई बायस ना आए। उनकी कॉन्सेंट वगैरह ले लेनी है, रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। रैंडमाइजेशन करनी है, ठीक है। आपने 2 ग्रुप्स के अंदर, एक स्टडी ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर इनको डिवाइड करना है, मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि जो आपके पास ग्रुप्स आएंगे उनके अंदर आपने जो कॉजल फैक्टर है या फिर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आपने चेंज करके देखना है, कभी अप्लाई करना है, कभी उसको विड्रॉ करना है और इसके इफेक्ट्स को देखना है। आपने फॉलो अप भी रखना है। यहाँ पर एक चीज़ एट्रिशन ये आप देख लीजिएगा, ये आई गेस कहीं सवाल में आया हुआ था कि लॉस ऑफ फॉलो अप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ड्यू टू डेथ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, माइग्रेशन एंड इनटॉलरेबल एडवर्स इवेंट्स इज नोन एज एट्रिशन। एट्रिशन होता है कि अगर आप फॉलो अप ना कर पाएँ पेशेंट पार्टिसिपेंट का, या तो मर जाएं या वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाएं या माइग्रेट कर जाएं या उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। फॉलोअप के बाद आप असेसमेंट होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाते हैं, समटाइम नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। इसके अंदर 2 हमारे पास स्टडी डिज़ाइन आते हैं, कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिज़ाइन और एक क्रॉसओवर। कॉन्करेंट के अंदर हमारे पास जो है ना कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। एक जो ग्रुप है उसको हम एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं और एक दूसरे को हम नहीं देते और फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। एक क्रॉसओवर टाइप होती है, इसके अंदर हमारे पास एक जो स्टडी ग्रुप होता है और एक जो कंट्रोल ग्रुप होता है। एक के अंदर हम ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल दे रहे हैं और एक को हम प्लेसिबो दे देते हैं।
फिर हम क्या करते हैं, जब वो ट्रायल एंड होता है तो फिर हम जो हमारे पास पहला ग्रुप था जिसको हमने ट्रीटमेंट दी थी उसको हम प्लेसिबो देते हैं, और जिसको हमने प्लेसिबो दिया था उसको हम ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मतलब वाइस वैसा कर देते हैं हम ट्रीटमेंट और प्लेसिबोस का। और कॉन्करेंट के अंदर बस हम एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरे को अगर हम नहीं दे रहे या प्लेसिबो दे रहे हैं। तो एडवांटेज क्या होता है या डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये है कि एक तो कॉस्टली है, एथिकल प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ इंसानों पे भी हो जाती हैं समटाइम्स, या फिर जानवरों पे भी होती हैं, तो इस वजह से ये एथिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिजिबिलिटी हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है एक्सपेरिमेंटल की, नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। इसके अंदर आपके पास अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स आते हैं जिसके अंदर जो कंट्रोल ग्रुप शामिल नहीं होता। ये ऐसा होता है कि विद टाइम आपको खुद ही पता लग जाता है एसोसिएशंस का। बहुत दफ़ा एग्जांपल इसने दी हुई भी है सर्वाइकल कैंसर की। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में फॉर एग्जांपल अब सिगरेट स्मोकिंग और जो लंग कैंसर का एक एसोसिएशन है, ये एक नेचुरली हो गया है, ठीक है। और सिगरेट्स जो स्मोकर्स हैं ये नेचुरली एक पॉपुलेशन डिवाइड हो गई है, एक उस ग्रुप के अंदर जो कि सिगरेट पीते हैं और एक वो नहीं पीते, और जो लोग पीते हैं वो उनको कैंसर हो जाता है। तो एक जर्नल नेचुरल एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमारी ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। इसी तरह बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन हम देख सकते हैं, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन विदाउट कंट्रोल एंड विद कंट्रोल देख सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉन रैंडमाइज ट्रायल्स आ जाते हैं। ब्लाइंडिंग स्टडीज़ आपने देखा होगा कि बायस को यानी मिस्टेक्स को या हमारे पास जो एरर्स आ जाते हैं उनको बचने के लिए हम जो है ना ब्लाइंडिंग स्टडीज़ करते हैं। ब्लाइंडिंग या सिंगल ब्लाइंड स्टडी होती है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट को तो पता नहीं होता, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसे पता होता है कि क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। डबल ब्लाइंड ट्रायल के अंदर ना डॉक्टर को पता है ना पार्टिसिपेंट को पता होता है, लेकिन जो बंदा एनालाइज कर रहा होता है उसे पता होता है। और ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल ऐसा होता है जिसके अंदर ना पार्टिसिपेंट को पता होता है, ना इन्वेस्टिगेटर को पता होता है, और ना एनालाइजर को पता होता है कि क्या जो है वो डाटा है और क्या उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। और इस स्टडी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना ये आइडियल होनी चाहिए और ये ही हर जगह पर की जानी चाहिए। बाकी हमारे पास एसोसिएशन एंड कॉजेशन का टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ना टॉपिक इस तरह आया हुआ है। एसोसिएशन क्या होती है? कॉन्करेंस ऑफ टू वेरिएबल्स मोर ऑफ्टन देन वुड बी एक्सपेक्टेड बाय चांस इज कॉल्ड एसोसिएशन। कि दो ऐसे वेरिएबल्स के जो कि एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और एक रिजल्ट दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। कॉन्करेंस ऑफ टू वेरिएबल्स मोर ऑफ्टन देन वुड बी अफेक्टेड बाय चांस इज कॉल्ड एसोसिएशन। जब एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसको हम कॉजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम इज़ द डेफिनेटिव कॉजेटिव फैक्टर ऑफ टीबी, ये एक डेफिनेटिव बात है, लेकिन स्मोकिंग इज़ नॉट अ डेफिनेटिव कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम करें एसोसिएशन की, स्पूरियस एसोसिएशन होती है, इनडायरेक्ट एसोसिएशन होती है और डायरेक्ट एसोसिएशन हो सकती है। जो स्पूरियस होती है इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आ रही है बिटवीन अ फैक्टर एंड अ डिजीज़, ये मे बी नॉट रियल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया कि हमारे पास हमने देखा था कि एपरेंट पेरीनेटल मोर्टेलिटी वाज हायर इन हॉस्पिटल बर्थ रादर देन होम बर्थ। अब अस्पतालों के अंदर जो बर्थ हो रही थी वो जो थी उनके अंदर मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा आ रही थी। अब लगता है ऐसे है कि जो अस्पतालों के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं वो ज़्यादा मर जाते हैं रिलेटिव टू होम, तो होम्स आर सेफ प्लेस, बट ऐसा नहीं है। अब असल में रीज़न ये है कि जो अस्पतालों के अंदर प्रेगनेंसी या डिलीवरीज होती हैं वो हाई रिस्क होती है, इस वजह से ज़्यादा होता है। तो ये स्पूरियस एसोसिएशन होती है कि असल में एसोसिएशन नहीं है लेकिन अपेरेंटली लग रहा होता है। इनडायरेक्ट एसोसिएशन होती है, it is a statistical association between a variable of interest and a disease due to the presence of another factor। एक अदर फैक्टर आ जाता है जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट एसोसिएशन, डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल एंडेमिक गोइटर, अब एंडेमिक गोइटर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास आयोडीन डेफिशिएंसी का जो ताल्लुक होता है उसके साथ डायरेक्ट होता है, लेकिन ये भी देखा गया कि हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर भी एंडेमिक गोइटर हो जाता है। सो इनडायरेक्ट एसोसिएशन आ गई। इसी तरह सुक्रोज एंड कार्डियोवैस्कुलर जो हार्ट डिजीज़ हैं, लगता ऐसे था कि सुक्रोज और कार्डियो जो वैस्कुलर डिजीज़ है इसके अंदर रिस्क बढ़ जाता है, सुक्रोज जिन लोगों के अंदर कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन फिर देखा यह गया कि एक्चुअली जो है ना सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा रिस्क बढ़ता है, नॉट कंज्यूमिंग शुगर। सो ये इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो गई। इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट एसोसिएशन आ जाती है, मतलब 1-to-1 रिलेशनशिप, लाइक हमने माइकोबैक्टीरियम की बात की थी।
तो इसके बाद कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। टेम्पोरल एसोसिएशन, ये आप देख लीजिएगा कि अ कॉजल एसोसिएशन रिक्वायर्स दैट एक्सपोजर टू अ कॉज मस्ट प्रीसीड टेम्परली द ऑनसेट ऑफ अ डिजीज़। मतलब एक पॉजिटिव फैक्टर मौजूद है तो उसके बाद आपको डिजीज़ हो जानी चाहिए। लाइक अगर ट्रूली एक पॉजिटिव फैक्टर है तो उसके थोड़ी टेम्परेरी पीरियड के बाद आपको जो है ना वो डिज़ीज़ हो जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर पी लेते हैं तो कुछ अरसे बाद आपको उसका डायरिया हो जाएगा, या जो स्मोकर्स हैं वो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनको जो लंग कैंसर का चांस है वो बढ़ जाता है। सो अ कॉजल एसोसिएशन, अगर टेम्पोरल एसोसिएशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, कॉजल एसोसिएशन रिक्वायर्स, उसका क्राइटेरिया ये है कि द एक्सपोजर ऑफ अ कॉज मस्ट प्रोसीड टेम्परली द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। ठीक है, तो बाकी वेब ऑफ कॉजेशन ये भी रीड कर लीजिएगा कि इफेक्ट्स नेवर डिपेंड अपॉन अ सिंगल कॉज बट रैदर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ चेन ऑफ कॉजेशन। बहुत से कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर लंग कैंसर है, स्मोकिंग एक कॉज हो सकती है लेकिन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज का कम होना, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज़ वगैरह। बाकी एपिडेमिक, ये टॉपिक आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसमें से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ जाता है। एपिडेमिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी दैट इज़ 4 टाइम्स। या आपके पास एक जो डिजीज़ है पॉपुलेशन के अंदर हो रही है जो कि उसकी जो रेगुलर फ्रिक्वेंसी उससे ज़्यादा है, यानी 4 दफ़ा से ज़्यादा अगर आपकी फ्रिक्वेंसी आपकी हो रही है एक डिज़ीज़ की, तो हम इसे कहते हैं कि एपिडेमिक है। ये एक पीरियड के क्रॉस बॉर्डर नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। एपिडेमिक और पेंडेमिक क्रॉस बॉर्डर होती है। एपिडेमिक एक जगह के अंदर अगर ज़्यादा दफ़ा एक डिजीज़ अकर हो रही है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। या फिर अगर एक जगह पे एक डिजीज़ प्रेवलेंट नहीं है तो वो अगर प्रिवेल कर रही है, इफ़ डिजीज़ नॉट प्रेवलेंट देन प्रेजेंस ऑफ सिंगल केस बट कंफर्म होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि एपिडेमिक है। या तो एक दफ़ा अगर कोई प्रेवलेंट केस है तो वो ज़्यादा दफ़ा होने लग जाए तो हम एपिडेमिक कहते हैं। अगर वो प्रेवलेंट नहीं है तो सिंगल कंफर्म केस होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट क्रॉस बॉर्डर। अब हमारे पास ना इसकी 3 टाइप्स आती हैं, कॉमन सोर्स पर एपिडेमिक्स, प्रोपिगेटेड एपिडेमिक्स और स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक्स। कॉमन सोर्स एपिडेमिक में से सवाल आ जाता है और उसमें से भी सिंगल एक्सपोजर। तो जो सिंगल एक्सपोजर या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक होती है, इसके अंदर जो हमारे पास एक्सपोजर होते हैं ना डिजीज़ एजेंट का, दैट इज़ ब्रीफ एंड साइमल्टेनियसली। सो हमारे पास ना एक ही इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर डिजीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, सो आपके पास जो एपिडेमिक कर्व होगी वो सिंगल कर्व होगी। एक दफ़ा आपके पास मतलब सारे जो फूड पॉइजनिंग हुई है, सारे लोगों ने वो खाना खाया और एक दफ़ा सारे बीमार हो गए। ठीक है, तो मीन इंक्यूबेशन पीरियड को डिफाइन किया गया है, इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ द केसेस टू अकर फॉलोइंग एक्सपोजर। तो इसके फीचर क्या होते हैं? कॉमन ये सिंगल एक्सपोजर होता है, याद रखना, पॉइंट एक वजह से हो रहा है, सिंगल एक्सपोजर हो रहा है। तो आपके पास जो कर्व है वो एक दफ़ा राइज करेगी और फिर फॉल करेगी। जो एपिडेमिक है वो एक्सप्लोसिवली राइज करती है क्योंकि एक दफ़ा केस आते हैं, और जो तमाम केसेस होते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर आ रहे होते हैं। बाकी है कॉमन सोर्स या कंटिन्यूस एक्सपोजर एपिडेमिक्स। ये होता है कि हमारे पास जो एक्सपोजर होता है वो सिंगल सोर्स से ही आ रहा है, कॉमन सोर्स से ही आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है कि एक्सपोजर टू कॉमन सोर्स इज प्रोलॉन्ग, एपिडेमिक इरेगुलर होती है। ठीक है, और जो आउटब्रेक है बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड हो सकती है। और एपिडेमिक जो कर्व होती है, एक तो पहले तो शार्प कर्व लेती है, शार्प पीक होती है, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम ये ठीक होती है। तो उसमें तो जो दूसरा था सिंगल पॉइंट के अंदर, तो हमारे पास शार्पली राइज करी थी और फिर नीचे जा रही थी, लेकिन वो कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से शार्पली रेज तो करती है लेकिन टेल ऑफ तरह आराम से होती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर वेल ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर से अगर कोई पानी पी रहा है तो वो कंटिन्यूस एक्सपोजर जा रहा है। ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोलियो वैक्सीन। प्रोपोगेटेड एपिडेमिक्स, ये प्रोपोगेटेड यानी प्रोपोगेशन हो रही है, इट रिजल्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास एपिडेमिक एक ग्रेजुअल राइज दे रही है और इसकी जो टेलिंग ऑफ होती है बहुत लंबे पीरियड पे जाती है और मल्टीपल पीक्स आती है। अब देखें एक पर्सन को हुआ है, हो सकता है कुछ अर्से बाद दूसरे पर्सन को हो जाए, वो मिलेगा तो और लोगों के साथ होगा, तो ये ग्रेजुअली जो है ना वो राइज करती है और इसको जो ठीक होने में काफ़ी अर्सा लग जाता है। ये वायरल जितनी एपिडेमिक्स होती है, फॉर एग्जांपल पोलियो, हेपेटाइटिस ए, मीजल्स की ट्रांसमिशन ऐसी होती है, पहले एक को हुई फिर दूसरे को हुई, स्लोली राइज करेगा पीक पे जाके फिर ये राइज करेगा, टेल ऑफ करेगा। स्लो और मॉडर्न एपिडेमिक्स ऐसी हैं कि जो विद टाइम जो है ना वो राइज कर रही हैं। फॉर एग्जांपल
हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, ये स्लोली राइज कर रही हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं। एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर जो है ना, आपने कॉमन सोर्स को अच्छी तरह पढ़ लेना है, बाकी आप दो तो बहुत आसान है वैसे ही। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जो स्टेप्स हैं, ये आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आता है। तो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपने डायग्नोसिस को वेरीफाई करना है कि वाकई है भी सही कि नहीं है। दूसरा, कंफर्मेशन करें एपिडेमिक है कि नहीं है। समटाइम्स सीजनल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पूरा रिकॉर्ड लें, पॉपुलेशन एट रिस्क को डिफ़ाइन करें, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखें, डाटा एनालिसिस करें, हाइपोथेसिस एक फॉर्मुलेट करें, उसको फिर टेस्ट करें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट राइट करें। उसके साथ आप फिर प्रपोजल करें कि आपने टेम्परेरी कंट्रोल मेजर्स जो लेने हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। तो क्या क्या कर सकते हैं हम? वेरिफिकेशन एंड डायग्नोसिस, confirmation of epidemic, get complete record, define population at risk, evaluation of ecological factors, data analysis, formulation of hypothesis, testing of hypothesis, further investigation of population at risk, writing the report, proposal and implementation of temporary control measures, proposal and implementation of long term control measures। तो ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह कीजिएगा। बायस हमने जैसे कि बात की थी, एनी सिस्टमिक एरर इन द डिज़ाइन एरर होता है, और ये ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी आउटकम ऑफ स्टडी को एडवर्सली इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन बायस हो सकता है, इंफॉर्मेशन बायस हो सकता है, मिस क्लासिफिकेशन बायस हो सकता है, कंफाउंडिंग हो सकता है, इसके साथ मेमोरी या रिकॉल बायस हो सकता है, इंटरव्यूअर बायस हो सकता है, डिज़ाइन बायस, सैम्पलिंग बायस, डिफरेंट रीज़न हो सकती है। कंफाउंडिंग, अच्छा कंफाउंडिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है दैट इज एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड एक्सपोजर एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमंग द स्टडी एंड द कंट्रोल ग्रुप। ये आप समझ सकते हैं कि इट इज़ अ सेकंड रिस्क फैक्टर। लाइक अगर कोई दो रिस्क फैक्टर्स, एक रिस्क फैक्टर है जो कि डायरेक्टली एसोसिएशन है जिसकी डिजीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल अल्कोहल और लंग कैंसर का अगर हम देख रहे हैं, एसोसिएशन देख रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि अल्कोहल का डायरेक्टली एसोसिएशन है लंग कैंसर का। लेकिन एक ये बात होती है कि जो मोस्टली अल्कोहल पीते हैं वो सिगरेट भी पीते हैं, और सिगरेट का भी लंग कैंसर के साथ जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये अब इन केस के अंदर हमारे पास एक कंफाउंडिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। स्मोकिंग एक इटसेल्फ हमारे पास रिस्क फैक्टर है, और जब हम जो हमारा रिलेशनशिप अगर हम निकालें अल्कोहल और लंग कैंसर का, तो उसमें जो स्मोकिंग का फैक्टर है इसको अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो हमारे रिजल्ट है इसको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। सो स्मोकिंग को अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। तो ऐसा फैक्टर जो कि ओरिजिनल एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल और जो डिज़ीज़ है उसको कंफाउंड करे या उसको ऑल्टर करे, इसको हम कंफाउंडिंग फैक्टर कहते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड एक्सपोजर एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमंग द स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। सो अब अफेक्ट क्या होता है? जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जो हमें ऑब्जर्वेशन मिल हो सकता है कि वो रियल हो, या वो हो सकता है कि हमारे पास जो एसोसिएशन आ रही हो वो जो फॉल्स आ रही हो, ठीक है, या हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही हो सकता है वो ट्रू ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट करता हो, ट्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो, या हमारे पास अंडर एस्टिमेशन आ जाए एसोसिएशन का, या फिर ओवर एस्टिमेशन आ जाए। सो ये इफेक्ट होते हैं कंफाउंडिंग का कि हमारे पास ऑल्टरेशन हो जाती है। कंट्रोल कैसे करते हैं? रैंडमाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन, मैचिंग वगैरह, और एनालिटिक्स स्टेज के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन, मल्टी वेरिएबल एनालिसिस, स्टैंडर्डाइजेशन, रेसिडुअल कंफाउंडिंग। सवाल नहीं आया हुआ, बस आप रीड कर लीजिएगा और ये आखिर के अंदर कीजिएगा, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसिबो एक ऐसा ड्रग या सब्सटेंस जो कि दिया जाता है, और जब आप पेशेंट्स को देते हैं या जो कंट्रोल ग्रुप से देते हैं, और वो बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। नोसीबो एक ऐसा इनर्ट सब्सटेंस होता है जो आप स्टडी के अंदर देते हैं और पेशेंट को उसके एडवर्स इफेक्ट फील होने लग जाते हैं, तो और उसे लगता है कि उससे कोई गलत चीज़ दे दी गई है। 2x2 टेबल या 2x2 टेबल, कंटिजेंसी टेबल, ये मैंने आपको बताया था। 2 कॉलम्स वर्टिकल जो हैं वो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ डिजीज़ शो करती हैं, और 2 रोज हॉरिजॉन्टल ये आपके पास एसोसिएशन पॉजिटिव या नेगेटिव को शो कर रही होती हैं। 2x2 स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क फैक्टर स्टडीज़ के लिए, रिलेटिव रिस्क वगैरह फाइंड करने के लिए, और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए। सर्वेलेंस आपके पास इसमें से ऐसा कोई सवाल तो नहीं आया हुआ।
अच्छा, ये सर्वेलेंस क्या होती है कि कंटिन्यूस स्क्रूटनी ऑफ फैक्टर्स दैट डिटर्मिन द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड अदर फैक्टर्स ऑफ अदर कंडीशंस ऑफ इल हेल्थ इज कॉल्ड सर्वेलेंस। जो सर्वेलेंस वैसे भी आपको पता है कि ओवरऑल सर्वेलेंस देखना तो स्क्रूटनी है उन फैक्टर्स की जो कि अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ को देख रहे होते हैं। और इसका पर्पज़ ये होता है कि आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, स्टिमुलेट करें पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस को, और हाइपोथेसिस की सजेशन के अंदर हेल्प कर सकता है। तीन टाइप्स होती हैं, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल। सेंटिनल आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। एक्टिव सर्वेलेंस में क्या होता है कि हेल्थ सिस्टम डाटा खुद कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कम्युनिटी में जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं। पैसिव के अंदर डाटा खुद हेल्थ सिस्टम के पास आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट ओपीडी के अंदर आ रहा है। सेंटिनल सर्वेलेंस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो गोल होता है दैट इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन डिजीज ट्रेंड रादर देन इंडिविजुअल केसेस। पहले तो हम इंडिविजुअल केसेस को हम देख रहे थे ना, लेकिन सेंटिनल सर्वेलेंस के अंदर हम डिजीज़ ट्रेंड को देखते हैं। तो इसके अंदर हम एक नेटवर्क बनाते हैं ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और उनको रिक्रूट करते हैं और फिर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टाफ को रिक्रूट कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग यूनिट्स बना सकते हैं। ओवरऑल ना हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर और हॉस्पिटल का एक ग्रुप बनाते हैं और उनको हम कहते हैं कि आप हमें स्पेसिफिक डिजीज़ या इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दें और फिर हम देखते हैं कि वो डिजीज़ ट्रेंड ओवरऑल क्या चल रहा है। तो इसको हम सेंटिनल सर्वेलेंस कहते हैं। मतलब ओवरऑल हम एक डिजीज़ का ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे ओपन एंड क्वेश्चन है। ओपन एंड क्वेश्चन के अंदर हम जो रिस्पोंडेंट होता है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। क्लोज के अंदर हम उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑप्शंस दे देते हैं। बाकी सर्वे है। सर्वे के उसकी अजीब सी डेफिनेशन लिखी हुई थी, बट इसको सिंपली अगर डिफ़ाइन करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओपिनियन बिहेवियर फॉर अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ यूजुअली डन बाय आस्किंग देम क्वेश्चन। लोगों की ओपिनियन, बिहेवियर, डेमोग्राफिक जो डिटेल्स होती है बाय आस्किंग क्वेश्चन, आप उनको की इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन करते हैं उसको सर्वे कहते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? मेल, ग्रुप, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेलीफोन इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू। बाकी डिफरेंस हैं आगे। एपिडेमिक वो हमने बात की हुई थी, 4 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए या क्रॉस बॉर्डर ना हो तो ये एपिडेमिक होती है। चिकन पॉक्स, कॉलरा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। पैंडेमिक के अंदर अगर क्रॉस बॉर्डर हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है। बाकी आपके पास जी रेट और रेशियो का डिफरेंस है। केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी ज़रूर देख लीजिएगा। इंसिडेंस प्रेवलेंस का डिफरेंस देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया भी है। बाकी आपका ये चैप्टर कवर है, काफ़ी लंबा है, बट इंपॉर्टेंट ये देख लीजिएगा जब आप कवर करें प्रॉफ के अंदर तो केस कंट्रोल देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केस कंट्रोल और ये कोहॉर्ट स्टडी ज़रूर बाकी आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया होगा। डेफिनेटली थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है, बट आप इसको एक दफ़ा देख लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें पास पेपर के हवाले से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।